तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन आज यानी 1 अगस्त को यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात को गिनवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 तलाक़ को कानूनी जुर्म बनाने के बाद 3 तलाक़ के वाक़यात मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कम हुए हैं और मुल्क भर की मुस्लिम ख़वातीन ने इसका इस्तक़बाल किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन की खुद इन्हिसारी, खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स को मजबूत बनाते हुए उनके आइनी, बुनियादी, जमहूरी और मसावी हुकूक़ को यकीनी बनाया है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने भी इस मौके पर खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो समावेशी विकास है, वो समावेशी विकास समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोगों के विकास के लिए है। और जिस वक्त ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। जो 3 तलाक का बिल 1 अगस्त 2019 में बना है, उसके बाद से जो 3 तलाक की जो घटनाएं हैं उसमें जो कमी आई, लगभग 80% कमी 3 तलाक की घटनाओं में देश भर में आई। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाती, आंखों से मुस्कुराती मेरी बहनों को आज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देती हूँ। कभी किसी ने जीवन में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारे कारीगरों के हुनर को देश भर में, विश्व भर में इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करेगा। तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिए जाने वाले दिन आज यानी 1 अगस्त को यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से दिल्ली में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने यहाँ मौजूद कुछ ख़वातीन से बात की। मौजूद हैं, इनसे ज़रूर बात करते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये कानून जब आ गया तो क्या फ़र्क पड़ा? बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि बहुत लोग फ़ायदा उठाते थे इस चीज़ का। ये नाजायज़ था, अब कोई इस तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता। औरत कमज़ोर नहीं रही इस कानून से। आप मानती हैं कि औरत कमज़ोर नहीं रही। क्या आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये कानून आया और 3 साल तक की सज़ा, तमाम चीज़ें, तमाम प्रावधान सरकार की तरफ से किए गए, क्या आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छा ही डिसीज़न लिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीली आई? तब्दीली बहुत आई है। पहले ये रहता था कि अभी कुछ बात हो जाए, कुछ मियाँ से कुछ हो जाए तो तलाक दे सकता है। अच्छा खासा खाना बना रहे, खा रहे पी रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो फ़ौरन तलाक तक कर देती करते थे। अभी आदमी सोचता है कि मैंने अगर ऐसे कह दिया तो मेरे पर कार्रवाई हो सकती है। हमने देखा है कि बहुत सारे केस घटे भी हैं। क्या वाकई पूरा फ़ायदा इसका मिल पा रहा है या अभी भी चीज़ें हैं जिनको अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं, पहले से तो खैर बहुत बेहतर है जो बात है। पानी तो बहुत ज़्यादा वो था, परेशानी के ये कहीं ये ना कर दे, तलाक न दे दें, ये बहुत फ़ायदा आएगा। जब से 2 सालों में बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि उनके अंदर जो एक डर रहता था 3 तलाक को और छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तलाक का डर रहता था, वो डर ख़त्म हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब डर ख़त्म होता है तो सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ज़रूर होता है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तलाक़ सलासा को कानूनी जुर्म करार देने के 2 साल मुकम्मल होने पर आज मुल्क भर में यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन मनाया जा रहा है। यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन के मौके पर इमाम सदर असद अवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम ख़वातीन को धोखा दे रही है। सबसे ज़्यादा अनपढ़ मुस्लिम ख़वातीन हैं, इनको तालीम याफ्ता बनाने पर कोई बात नहीं की जाती। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तलाक़ सलासा के कानून से ख़वातीन को इंसाफ
नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ उनका इस्तेहसाल होगा। तादाद में मुस्लिम महिलाएं ने CAA का कानून के खिलाफ, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाज किया। आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर इलिटरेट है फीमेल्स में तो मुस्लिम महिला हैं। उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट होता है तो मुसलमानों का और उसमें मुस्लिम महिलाओं का। तो क्या आपने ये क़ानून बनाकर एक धोखा दिया है? ये क़ानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए क़ानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी OBC बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है? क्या आपका ने रिकॉर्ड है? बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई, ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। तो ये इसकी हकीकत है। और एजुकेशन के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी हो या मोदी सरकार हो, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज़ की? क्या ड्रॉप आउट रेट नहीं है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं है? क्या NSSO का डेटा नहीं है? क्या 2011 का सेंसस नहीं है? सिर्फ धोखा और फरेब और ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है सब चीज़ें। आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने इस दौरान फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखा। ये इंस्टीट्यूट 207 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। इसकी तामीर 50 एकड़ पर हो रही है। इस दौरान खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बदलाव दिख रहा है, अब यहाँ कानून का राज है। अमित शाह ने कहा कि यूपी में एक बार फिर कमल खिलेगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की जमकर तारीफ की। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी तकनीक को अपनाने, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से
1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। मरकजी वज़ीर दाखिला लखनऊ के दौरे पर हैं। आज उन्होंने यहां कई तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा। दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला पीजीआई अस्पताल भी पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह ज़ेरे इलाज हैं। अस्पताल पहुंचकर अमित शाह ने कल्याण सिंह की इयादत की। आपको बता दें कि कल्याण सिंह काफ़ी अरसे से अलील हैं और पीजीआई में एडमिट हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट उन दरख्वास्तों की समाअत करेगा जो हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस को सियासतदानों, कारकुनों और सहाफ़ियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की रिपोर्टों पर मबनी है और इनमें अदालत की निगरानी में तहक़ीक़ात कराने की अपील की गई है। इससे कबल जुमे को सीजेआई एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में दरख्वास्त की समाअत पर इत्तेफाक किया था। दूसरी जानिब कपिल सिब्बल ने कहा था कि समाअत मंगल या बुध को नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे मामलात में मसरूफ़ हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले को समाअत के लिए लिस्ट करते वक्त इसको जहन में रखेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत को पता चला है कि 1990 की दहाई में सीआईडी वेरिफिकेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस उन लोगों को जारी की गई है जो मिलिटेंसी में मुलविस थे। हुकूमत ने अब ऐसे अनासर को कोई सरकारी मुलाजिमत, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह नहीं देने का फैसला किया है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ मिलिटेंटों की तकर्री के हवाले से खुसूसी तफ्तीश जारी है, जिन्हें सीआईडी और पुलिस की जानिब से वेरिफिकेशन जारी की गई। अब सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने अपने तमाम यूनिटों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए अलर्ट किया है और ऐसे अनासर का पता लगाने के लिए कहा है जो पथराव, कानून की खिलाफ वर्जियों और दीगर जराइम में मुलविस हैं और उन्हें पुलिस या सीआईडी की जानिब से क्लियरेंस दिया गया है। इसके लिए मकामी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, तस्वीर की जांच करने की हिदायत दी गई है। हिंदुस्तान ने आज अगस्त के महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है और वो समुद्री सलामती, अमन कायम करने और इंसदाद दहशतगर्दी के 3 बड़े शोबों में अहम तकरीबात मुनक़्क़िद करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस त्रिमूर्ति ने हफ्ते के रोज़ एक वीडियो पैगाम में कहा कि इस माह सलामती काउंसिल की सदारत करना हमारे लिए एजाज़ है। अपने नए किरदार के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर महीने तक काम करेगा और कई उमूर पर अहम इजलासों को मरबूत करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सलामती काउंसिल अपने एजेंडे में शाम, इराक, सोमालिया, यमन और मशरिक़ वुस्ता समेत कई अहम इजलास भी करेगा। As India assumes the presidency of the United Nations Security Council for the month of August, we seem to have some very good news. Our Prime Minister Shri Narendra Modi will be the first Indian Prime Minister who has decided to preside over a meeting of the United Nations Security Council. India has been on the Security Council several times. This is our 8th stint on the Security Council. Yet, in the 75 plus years, this is the first time that our political leadership has invested in presiding over a event of the Security Council. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जेडीयू में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ललन सिंह को जेडीयू का कौमी सदर मुंतखब किया गया है। जेडीयू में बड़े बदलाव पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि ललन सिंह को पार्टी का कौमी सदर बनाए जाने का फैसला मुत्तफ़क़ा तौर पर किया गया है। नीतीश ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद मैंने पार्टी के कौमी सदर की कुर्सी छोड़ दी थी और आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आरसीपी सिंह मरकज़ में वजीर बन गए तो उन्होंने खुद ललन सिंह का नाम इस ओहदे के लिए पेश किया। वहीं ललन सिंह ने ओहदा संभालने के बाद अपना रद्दअमल देते हुए कहा कि उनका मकसद तंजीम और पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपको जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी में, संगठन में लंबा आपका अनुभव रहा है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्या आपका एजेंडा होगा? देखिए, इसमें पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कोई एजेंडा नहीं होता है।
पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक ही एजेंडा है, पार्टी के संगठन को हर बूथ तक, हर घर तक पहुंचा देना। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 15.5 वर्षों में जो किया गया काम है, उसकी चर्चा हर घर में करा देना, यही पार्टी संगठन का काम होगा और यही पार्टी संगठन की प्राथमिकता भी है। उसके साथ साथ समता पार्टी का निर्माण हम लोगों ने जब 1994 में किया था, उस समय कई साथी थे विभिन्न जिलों में या अन्य राज्यों में भी, चूंकि उसमें जौहर साहब पार्टी के अध्यक्ष थे और उनका संपर्क पूरे देश में हर राज्यों में था, तो कई साथी थे जो अन्य राज्यों में भी जुड़े हुए थे, वो किसी न किसी कारण से निष्क्रिय हैं। उन सब को जोड़ना और उन सब को फिर से सक्रिय करना, उनसे परामर्श लेके उनके राय सलाह से पार्टी को चलाना और नई पीढ़ी को पार्टी के साथ जोड़ना, यही प्राथमिकता होगी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो भी नीतीश कुमार का कामकाज रहा है 15 सालों से ऊपर का, उसको प्रचारित करने को लेकर कई बार कहा जाता है कि नीतीश जी खुद बोले हैं कई बार कि हम लोग प्रचारित नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि बताने की भी जरूरत है जनता के बीच में और बिहार के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में कि इतना बेहतर काम हुआ है? देखिए, एक बात तो है कि प्रचारित करना इसलिए जरूरी है कि अभी समाज में जो 20 साल, 25 साल, 28 साल के जो नौजवान हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी के पहले वाला बिहार नहीं देखा है। वो तो जब होश संभाले तो उन्होंने नीतीश कुमार जी का बिहार देखा, जहां सड़क है, जहां बिजली है, जहां कानून व्यवस्था है। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी योगी हुकूमत को क्लीन चिट दे रही है। पीएल पुनिया ने कहा कि तरक्की याफ्ता रियासत का क्या पैमाना है वो तो बीजेपी ही जाने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत जंगल राज जैसी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया मेरे साथ हैं। सर, अमित शाह लखनऊ में हैं और वो वहाँ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकसित राज्य हो चुका है अब और अपराध मुक्त है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के एक से एक नेता वहाँ जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीन चिट दे के, सर्टिफिकेट दे के चले आते हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, A1 प्रदेश बन गया है, विकसित प्रदेश बन गया है, नई भाषा है। विकसित प्रदेशों में किन मानकों के आधार पर वो विकसित प्रदेश मानते हैं, अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, दलितों के साथ, दलितों को घुड़चढ़ी पे बारात लेके नहीं जाने पे इजाज़त है, मारपीट होती है, गोली चलती हैं, पुलिस प्रशासन लाचार है क्योंकि जो गुंडे बदमाश तो भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह भी जुड़े हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है, जंगल राज पूरी तरह से है। अभी प्रदेश की प्रशंसा कर रहे हैं अमित शाह जी। शनिचर को उत्तराखंड की सियासत मुस्लिम कम्युनिटी के नाम रही, जिसमें साबिक वज़ीर आला हरीश रावत और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनिल बलूनी के दरमियान सोशल मीडिया वार जारी रहा। बलूनी ने हरीश रावत पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया, जबकि रावत ने पीएम मोदी समेत बीजेपी के कुछ बड़े लीडरों की टोपियां पहनी हुई तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी को इन लीडरों के नाम के आगे मौलाना लगाना चैलेंज किया। दरअसल रावत ने जुमे की नमाज पर छुट्टी देने का मुतालबा किया था, जिस पर बीजेपी ने हरीश रावत पर हमला किया था। बीजेपी राज्यसभा के रुकन अनिल बलूनी ने हरीश रावत पर इस मामले में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का इल्जाम लगाते हुए रावत की टोपी पहनी हुई एक तस्वीर शेयर कर दी, जिसके बाद हरीश रावत ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और दीगर लीडरों की टोपी पहनी हुई तस्वीरें शेयर की थी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनिल बलूनी का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस और हरीश रावत हमसे तरक्की के बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन वो टोपी और तिलक की बात करने लगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुंह भराई की सियासत करती है, जबकि बीजेपी हमेशा तरक्की की बात करती है। हमारे साथ बीजेपी सांसद अनिल बलूनी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से हरीश रावत ने सर पुराना बीजेपी का ट्वीट करके सर बताया कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं काम आती। नहीं, हरीश रावत जी देखिए बहुत ही समझदार राजनीतिज्ञ हैं और वो सब जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमें लगता था कि हरीश रावत जी अब उत्तराखंड में चुनाव आने वाला है तो हमसे कड़े सवाल पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कि भाई आपकी सरकार ने क्या क्या काम किए, और हम चाहते थे हमसे विकास के मुद्दों पे बात करें। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने वही टोपी तिलक की बात करनी शुरू कर दी, और बड़े दुख की बात है कि जिस तरह की बातें हुई हैं। हरीश रावत जी, मैंने आज भी अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।